नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। रामेश्वरम से महाभारत एक्सप्रेस की जो यात्रा हमने शुरू की थी, देश भर में लगभग 28,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से मैं तय कर चुका हूं। अब मैं आ पहुंचा हूं बक्सर में, जहां से आप देखने जा रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम यानी कि चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो। बक्सर की बात की जाए, वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। इस बार का जो चुनाव है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, चूंकि बीजेपी और आरजेडी के बीच के मुकाबले को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है या फिर किसी के वोट वो काटेंगे? तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं। अश्विनी चौबे, आपको पता है, यहां से लंबे वक्त तक सांसद रहे, मंत्री रहे। इस बार बक्सर में क्या होगा उसकी बातचीत होगी बक्सर की जनता से, नेताओं से हम सवाल पूछेंगे। बात पूर्वांचल की भी होगी, क्योंकि आखिरी चरण में पूर्वांचल में जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर यूपी में 13 सीटें और बिहार की 8 लोकसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि कैसे आज सियासत की दुनिया में जमकर वार पलटवार हुआ है। उसके बाद यहां से चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी लोगों को। जिन लोगों से मटन पार्टी की चिंता है, जो बिहार में आते हैं और बिहारियों की बात कम और कौन किसको कब मटन खिलाएगा इस बात की चिंता करेंगे, तो उन लोगों की समझ में ये योजनाएं आएंगी नहीं। ये लालटेन युग में ले जाना चाहती है, मोदी जी एलईडी युग में ले आए, और ये लालटेन युग की ओर ले जाने वाले लोग हैं। लालटेन युग प्रधानमंत्री का एक पसंदीदा सब्जेक्ट है। विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, अपने दल में शामिल करना, और जो उनके दल में शामिल नहीं होते हैं उनको जेल में। कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। अपने नौजवानों को यूपी में तो नौकरी दे ही नहीं पाए, बेरोजगार कर दिए। तेजस्वी यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी बिहार में नौकरी दिया। जब विकसित देश में ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। तो आपने हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखी। अब हम वार पलटवार के बाद कार्यक्रम की शुरुआत यहां से करते हैं। आज मैं बक्सर में मौजूद हूं। बक्सर के लोग क्या कहेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, किस पर वो इस बार भरोसा करने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं की चर्चा होगी। मेरे साथ जो मेहमान यहां मंच पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सारिका पासवान जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि एक यहां पर उम्मीदवार आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनके आप प्रवक्ता हैं। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। ठीक है अजय जी, आपके पास भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि यहां जो लड़ाई देखने को मिल रही है बक्सर में, उसमें आप लोग कहां हैं? संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की थी, वह यात्रा की प्रारंभ हो चुका है। और उस यात्रा की कड़ी में नहीं, सवाल सर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अश्विनी चौबे जी अब है नहीं, आपके ऐसे नेता जो यहां पर लंबे वक्त तक रहे सांसद। नहीं, अश्विनी चौबे जी है नहीं, अभी हैं। अरे लड़ तो नहीं रहे ना भाई? लड़ नहीं रहे हैं, अभी हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। एक हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा परिवर्तनशील रहता है और आने वाली पीढ़ी को, युवा को नेतृत्व मिलता है। जैसे उस नेतृत्व में मैं भी हूँ। आज एबीपी जैसे नेशनल चैनल के डिबेट पे मैं आपके साथ सम्मिलित हूँ, तो यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसके आदर्श की देन है कि मैं आपके साथ भी डिबेट पे खड़ा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत किया था, वह गरीब, किसान, मजदूर और महिला की यात्रा के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वोटर, गरीब, किसान, मजदूर और युवा आज हम लोगों के साथ। चार नाम ले रहे हैं आप लोग, तो कहती हैं कि उसी के विरोधी हैं, उसी के खिलाफ रहते हैं।
देखिए, झूठ और फरेब की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी वो 2024 में 4 जून को समाप्त हो रही है और सत्ता परिवर्तन होगा, लोकतंत्र बहाल होगा, संविधान की जीत होगी और संविधान में दिए गए अधिकारों के हिसाब से न्याय होगा। उन तमाम फिरका परस्त लोग, भ्रष्टाचारियों को जो अपने पार्टी में सम्मिलित करते हैं, जो माता और बहनों को मणिपुर से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके इन्होंने बेइज्जत किया और पूरे देश को शर्मसार किया है, भारत को शर्मसार किया है, जिस दल ने भाजपा की जो कहते हैं कि लुटने वाली है। लेकिन चूंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कह दी है, इसलिए मुझे सवाल ध्यान में आ गया। पटना में जो अभी घटना घटी कॉलेज के अंदर, जिस तरीके से एक छात्र की हत्या की घटना हुई है, उसको जातीय संघर्ष का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह चीज अभी तो शुरुआत है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। देखिए, शर्मनाक है और दुखद है कि वो लोग जो सत्ता में काबिज हैं, वो अपने विपक्षियों को, जिनके पास की कोई पावर भी नहीं है, गृह विभाग आपके पास है, पुलिस आपके निर्देशों पे काम कर रही है, पूरी शासन और प्रशासन आपके निर्देशों पे काम कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके विपक्षों के द्वारा ऐसा हो रहा है। अरे आप स्वीकार कीजिए जनता के। इसमें जाति का एंगल कहां से नजर आ गया भाई? निश्चित रूप से जातीय संघर्ष का दौर 1990 से बिहार देखा है और वह दौर कालांतर में भी ये लोग रखना चाहते हैं। चूंकि यह लड़ाई, यह 2024 का चुनाव सिर्फ 2 ही धारे पे होने वाला है, एक परिवार पार्टी के द्वारा और एक 4 जिसका मैं संकल्प किया, बस 4 ही लोग हैं। यह सिर्फ 2 ही धुरी पे चुनाव हो रही है। और इस घटना में कास्ट एंगल कहां से लिया है? कास्ट, अरे भाई, एक छात्र हुआ करता था, उस छात्र को, वो जो भूमिहार किसी जाति वर्ग विशेष का लड़का था, होनहार लड़का था, उसको किसी जाति विशेष के लोगों ने उसकी हत्या कर दी, पीट कर सरेआम हत्या कर दी। निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है और न्याय के साथ विकास होता है, तो न्याय के साथ इसका एक सवाल इस पर यह भी खड़ा होगा। आप जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है लंबे वक्त से, लॉ एंड ऑर्डर कहां है फिर? देखिए, नीतीश कुमार जी, जाति कह लीजिए आप, चलिए मैं मान भी लूं आपकी बात को, से जुड़ा मसला है ना ये तो। जी, हम बताते हैं, नीतीश कुमार जात को देखकर राजनीति नहीं करते। नीतीश एक समूह के सुरक्षा तो दे सकते हैं सभी को, सुरक्षा के लिए लैंड ऑर्डर बनाया गया है, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं के तहत जो भी उचित कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। क्या कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से किसी चीज का जांच होगा, जांचोपरांत ही कार्रवाई हो सकती है। तक में वोट जनता डाल देगी। वोट छपरा में भी एक नवयुवक की हत्या की गई, 2 राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं पे उन पे गोली चलाई गई और वो गोली चलाने वाले लोग सरेआम बंदूक लेके दौड़ रहे थे। कौन जाति का था? अपराधी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये सरकार का फेलियर है कि अगर उनके सरकार में रहते हुए अगर किसी की हत्या हो जा रही है, किसी की बलात्कार हो जा रहा है, अगर लूट हो रहा है, तो ये सरकार का फेलियर है और ये भाजपा और जेडीयू का फेलियर है कि वो नाकाम रहे। और ये लॉ एंड ऑर्डर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, जाति हमेशा हर मुद्दे में जात को घसीटना है, गलत बात है। आप जात कर रहे हैं, आप प्रदेश से प्रवक्ता बन के आई हैं और जिले में केवल जात का उन्माद फैलाने के चक्कर में पड़ी हुई है। ये नीतीश का शासन है और नीतीश का नेता और कार्यकर्ता विकास की लहर को देखता है और एनडीए की सरकार देश और राज्य में बिहार करने का काम। बीएसपी के नेता भी आ गए हैं, किन मुद्दों के साथ हैं आप चुनाव में? क्या है? एकमात्र मुद्दा है विकास। अभी तक यहाँ पर कहीं कोई भी विकास नहीं हुआ, सभी लोगों ने बस को यहाँ ठगने का काम किया। कौन विकास कर सकता है? इंडिया गठबंधन के लोग कर सकते हैं ना, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन इन्हीं पर कहाँ आप लोग रहते हैं भाई? इससे भी बाहर निकलिए ना इंडिया यहाँ कुछ किया, ना इंडिया कुछ किया, तो फिर उससे भी बाहर निकलिए। यहाँ पर 30 सालों तक एक ही लोगों का शासन रहा, 5 साल आरजेडी भी रहा और 25 साल बीजेपी रही। ये बताइए कि आज तक न एक हॉस्पिटल यहाँ मिला, न आज तक कोई यूनिवर्सिटी यहाँ मिला, आखिर किस बात की बात होती है? क्यों बक्सर को ना हॉस्पिटल मिला ना अस्पताल मिला? बक्सर में ना हॉस्पिटल मिला ना। देखिए, बक्सर डुमरांव में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बक्सर में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज और इसके साथ साथ चतुर्भुज सड़क योजना। उसका क्रेडिट डुमरांव विधायक को ले लीजिए, सब क्रेडिट आप ही लोग लीजिएगा। जो काम किया है उसके बारे में भी कुछ कहिएगा। किसने किया काम? डुमरांव का जो मेडिकल कॉलेज है उसका क्रेडिट डुमरांव विधायक को जाता है, जिन्होंने उसके लिए काम किया। लड़के ले आया वो आदमी, चौबे जी लाए थे, वो कैंसिल हो गया था और चौबे जी केवल यहाँ पर हवाबाजी किए 10 साल। चौबे जी वाला नहीं बन पाया था अस्पताल, नहीं बना था। और सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको, बक्सर की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में
किसानों की है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चौसा में पावर प्लांट बन रहा है। किसानों को नीतीश कुमार और एनडीए की बर्बर सरकार ने जाके आप देखिए 3 गांव में आधे से अधिक घरों में ताला बंद है, लोग घरों में बहुत नहीं है। ये मुद्दा है बक्सर का, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है, फालतू का हवाबाजी हो रहा है। बक्सर की समस्या है कि यहाँ डिब्रूगढ़ से लाके सदर वो बैठा दिया जाता है कैंडिडेट, बक्सर में नेता नहीं है, कहा जाता है कि डिब्रूगढ़ से आएगा आप उसको जिता के भेज दीजिए। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बक्सर का एक लाल खड़ा है, पूरा बक्सर उसको समर्थन दे रहा है और वही चुनाव जीतेगा। सीधे मैं जनता के पास आ रहा हूँ, नारेबाजी मत करिएगा, जो नारा लगाएगा उसके पास में नहीं आऊंगा। अपनी अपनी बात रखिए, चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए, नारेबाजी नहीं, चलिए पीछे चलिए। बक्सर का जो सीट है लोकसभा, राजद ने एक जाति के लिए रिजर्व कर दिया है आजीवन। 2009 से एक ही परिवार के लोग लगातार 4 बार लड़ रहे हैं। और इस भाजपा को देखिए तो 1996 से लेकर 2024 तक एक ही जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। बाकी लोग यहाँ झंडा ढोने के लिए आए हैं। क्या बाकी लोग झंडा ढोने के लिए आए? भाई बताइए, इनकी पीड़ा समझिए। मेरा सवाल भाजपा से है। मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, हमारे बक्सर में भी आए थे। सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है कि वो 10 साल में क्या किए हैं और आने वाले साल में क्या करेंगे, इस बात पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? जी सबसे बड़ी सर, पहला बार बक्सर में सेब लेके कहाँ घूम रहे हैं आप? ये सर निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी है, IPS बनाना पड़ेगा बक्सर में। आनंद मिश्रा जी है, वो बक्सर के विकास के बारे में बात करते हैं, वो न धर्म की बात करते हैं, न मजहब की बात करते हैं। केवल बक्सर में बक्सर का विकास होना चाहिए। बक्सर आज सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं से वह वंचित रह गया है। बक्सर में आज पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अब की बार पहला ऐसा प्रत्याशी आया। अब आप कह रहे हैं कि ना अच्छा स्कूल है ना अच्छा अस्पताल है। पिछले 10 साल से हम लोग ये सोचते थे कि अगर संसद भवन में IAS IPS जिस दिन से बैठना स्टार्ट करेंगे उस दिन से भारत का कल्याण होगा, लोकसभा सीट का कल्याण होगा। आज खड़ा हुए आनंद। पीछे चलिए। मोदी जी आए थे बक्सर में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी आए थे बक्सर में, केवल राम मंदिर पे चर्चा की है, 19 मिनट तक चर्चा की है, केवल राम मंदिर बनवाए हैं। क्या बिहार में एक फैक्ट्री नहीं दे सकते हैं? और उन्होंने भाई साहब सबसे हेलो, सीधा सवाल बीजेपी का कैंडिडेट से मेरा है। ये 10 सालों में इन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालयों की बात की है, एक भी इन्होंने इनके रहते हुए न कॉलेज खुला है न बक्सर का कोई भी एक विकास हुआ है। बक्सर में कोई भी कॉलेज नहीं खुला, अस्पताल नहीं खुला, बड़ा आरोप जनता लगा रही है। मैं बीजेपी के नेता से जवाब लूंगा। बक्सर में आज तक केंद्रीय विद्यालय को भवन नहीं मिला। सबसे देश की समस्या किसानों की है, नौजवानों की है, न रोजगार मिला। सर हम सभी को सरकार से यही विनती है कि शिक्षा और रोजगार, मोदी जी तो शिक्षा और रोजगार पे बात ही नहीं करते। वो 10 मिनट आए, ओनली फॉर जय श्री राम के नारे लगा के चले गए। फूड बिल के बारे में बताते हैं। जैसे मोदी और मोदी के परिवार वाले लोग बोलते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं। फूड बिल, कैमरे के सामने हटिए ना भाई, कोई दिखेगा नहीं, हटिए साइड में हटिए। ये मोदी जी के परिवार लोग जो बोलते हैं फूड बिल के बारे में मोदी जी विरोध किए थे और बोलते हैं 5 किलो अनाज के बारे में। 5 किलो अनाज कब से दिया जा रहा है और मोदी जी इसका विरोध किए थे। और ये जो है तो खड़गे जी भी कह रहे हैं कि हम 10 किलो दे देंगे। सही चीज है, देना चाहिए, वो सही चीज। सर जिंदगी भर लोग भिखारी रहेंगे सर, कि 10 किलो 5 किलो देते रहे, बस काम चलता रहे। सर मैं मुझे रोजगार दे दो, स्वास्थ्य दे दो। सर मैं मुजफ्फरपुर से, सॉरी मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। आनंद मिश्रा जी का मैं कार्यकाल देखा हूँ असम में, और जो IPS थे जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से निर्दलीय, जैसा नेता यदि हिंदुस्तान में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। इतना 20 किलो अनाज अपने बाप के घर लोग दे रहे हैं क्या? ये जनता का अनाज है। कोई 5 किलो अनाज देते हैं, 13 रुपए का है। 5 किलो अनाज 13 रुपए का है। यहाँ पर 5 किलो राशन की बात करते हैं, उसी दिन देश का सत्यानाश हो रहा है। पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, नहीं है कोई। यहाँ पर केवल पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो IPS है, और जो बक्सर का मुद्दा लेकर मोबाइल पहले नीचे करिए आप लोग। जो बक्सर की अपनी बात रखिए, एक हाथ में मोबाइल है, जो बक्सर की बात करते हैं, बक्सर की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। ऐसे हमारे जंबाज IPS अफसर आनंद मिश्रा जी का, जो बक्सर का बेटा ही, उसको हम लोग बोल रहे थे भैया कि ना बक्सर में भाजपा काम की है ना RJD काम की है। इस बार 15 साल हम लोग देख चुके हैं, भाजपा को भी RJD को भी। इस बार हम लोग आनंद मिश्रा को देखेंगे। RJD के लोगों ने कुछ काम नहीं किया।
आरजेडी के लोग ने तो बहुत काम कर दिया। हम लोग राम मंदिर की बात नहीं करते, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। 17 महीने में हमारे नेता ने जो काम करके दिखाया वो 17 वर्षों में नहीं हुआ, इसलिए हम लालू जी के समय में भी उतना काम नहीं हुआ था। लालू जी के समय में भी उतना काम नहीं हुआ था। हम महिलाओं को बाहर घर से बाहर निकलने के लिए आप कह रही हैं कि तेजस्वी जी के जमाने में जो काम हुआ कभी नहीं हुआ, तो क्या लालू जी के जमाने में भी उतना काम नहीं हुआ था? तेजस्वी जी के काम तेजस्वी जी नहीं काम किया। 17 महीना में तेजस्वी जी लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो कार्यकाल में 7 यूनिवर्सिटी दिए थे, जिसमें बिरकोल सिंह यूनिवर्सिटी था। आज धनसोई में राजद के युवा छात्र महासचिव पर राजद प्रत्याशी के बॉडीगार्ड ने पिस्तौल तान दिया और बोला मंचवा से नीचे उतार तो देख ले कौन सा मुद्दा है। माइक मत छीनिए, गुंडागर्दी मत करो। यही मुद्दा है आपका, यही मुद्दा है। जाइए पीएसपी प्रत्याशी से पूछे जाकर, यही मुद्दा। मेरी बात समझिए, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? आप धमकी क्यों दे रहे हैं? किस पार्टी के हैं आप किस पार्टी के हैं? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी के हैं? आप किस पार्टी से हैं? हम आरजेडी सपोर्टर हैं। आरजेडी सपोर्टर को उनको धमकी क्यों दे रहे हैं आप? उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। भाई साहब, आप उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। ये भाई तो धमकी आप मत दीजिए ना। फिर फाटक बंद हो जाएगा सबका, फिर वही जुग आ जाएगा अपहरण वाला। और गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, वही जुग आ जाने वाला है। आज जिस बच्चियों को विद्यालय नहीं था, उस गांव में विद्यालय। मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे बक्सर की जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, सबके पास बारी बारी से मैं आऊंगा। किन मुद्दों के साथ इस बार लोग चुनाव में हैं? मैं तो 2014 से आम आदमी पार्टी से हूँ। और मैं यहाँ पे जो पिछली यहाँ जो अभी 10 साल से सरकार थी, उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई एम डॉक्टर श्वेता पाठक, कि जब बक्सर को एम्स मिला था तो यहाँ के जो सांसद थे अश्विनी चौबे, उसको लेके भागलपुर क्यों चले गए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि चौसा में जो थर्मल पावर प्लांट बना, किसानों ने अपना आवाज़ बुलंद किया अपने हक के लिए। कोई भी किसान अपनी ज़मीन का वाजिब दाम लेना चाहता है, तो उनके घर में घुस के पुलिस जो है बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, बूढ़े बुजुर्ग को लाठी डंडा से मार के हाथ पैर क्यों तोड़ा गया? इसका जवाब मैं इसका जवाब लूंगा। ये तो पहले झूठ बोली कि एम्स भागलपुर लेके चले गए। ऐसा इनके यहाँ क्या प्रमाणित है? एम्स का भी एक नियम होता है कि कहाँ कहाँ एम्स होना चाहिए, तो ये तो पहले गलत बोली। और ये चौसा पावर प्लांट का कर रही है, वो भाजपा का ही देन है, और ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे है। वो भाजपा का ही देन है कि एनटीपीसी बना नहीं, और ये गलत बोल रही हैं। ये सरासर गलत बोल रहे हैं। चौसा पावर प्लांट यूपीए का, खासकर यहाँ से जो सांसद थे जगदानंद सिंह का देन है। भाजपा का काम ही है। देखिए अभी मैं बोल रही हूँ ना, आप ही के साथ है, बोल लेने दीजिए। नहीं, यहाँ जो पावर प्लांट आया अभी जो ये आया, वो बोल रहे हैं यहाँ जगदानंद सिंह ने सारा चीज जगदानंद का तारीफ करेंगे। ये जितने लोग से अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये सभी किसी न किसी पार्टी के नेता है। आप बक्सर के लोकल जनता के पास जाइए, जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बात रखिए, अपनी बात बोलिए। कोई मतलब नहीं, बात बोलिए, क्या कहना चाहते? बात क्या है? पूरे बक्सर में 20 साल से, चाहे वो राजद हो या फिर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई विकास नहीं हुआ। बक्सर को श्राप लगा नगेंद्रनाथ ओझा का। विकास किया है तो केवल नगेंद्रनाथ ओझा ने 20 साल पहले। ठीक है, गर्मी प्रचंड है, इसके बावजूद हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता जरा आप देखिए। बक्सर में भारी संख्या में जनता जुटी हुई अपनी बात रखने के लिए। इस मंच पर तमाम दलों के नेता मौजूद हैं, और हम लोग भी देश भर में 28,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब बक्सर आ पहुंचे हैं। सारिका जी, आप आरजेडी की नेता हैं, पहला सवाल आप ही से है मेरा। आप लोगों पर बार बार यहां पर खास तौर पर बीजेपी जो आरोप लगाती है, वो जंगल राज का डर दिखाती है जनता को, कैसे उस चीज को तोड़िएगा? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है दिग्भ्रमित करना है। बीजेपी क्यों नहीं ये बोलती है कि 17 महीने में 5.5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दे दिया? क्यों नहीं बोलने की इनको हिम्मत है? क्योंकि भाई महागठबंधन और तेजस्वी यादव तो आज नौकरी दाता के रूप में बिहार की जनता में मशहूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी। तेजस्वी जी नौकरी दाता के रूप में मशहूर हो गए हैं। तेजस्वी जी नौकरी दाता के रूप में मशहूर हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी जी का उनके पिताजी के दौर भी बिहार की जनता ने देखा है, और अभी आप जनता की अदालत से आप नीचे से आ रहे हैं। कुछ समर्थक भी हैं राजनीतिक दलों के, और आपने सुना कि आज ही यहाँ के प्रत्याशी के द्वारा
उनके बॉडीगार्ड के द्वारा किसी को पिस्तौल दिखाई गई है। यह जो दौर है बिहार की जनता ने पिछले 40 वर्षों से देखा, बिहार की जनता ने 40 वर्षों से देखा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनिए, आप लोग थोड़ा शांति से आप अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए, इतना समय नहीं। हमारा भारतीय जागरण पार्टी, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। किसको लाना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तित करके? हमारा रोकिए भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, हम बता देना चाहते हैं आपसे कि राजद के प्रत्याशी 2005 से पहले की बिहार की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जिस बिहार को इन्होंने गर्त में छोड़ने का काम किया था, बिहारी व्यक्ति अपने आप को बाहर में बिहारी कहने से डरता था, उस बिहार की भी चर्चा इनको करनी चाहिए। ये नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है और 2005 के बाद का जो तेजस्वी जी के साथ भी तो सरकार में आप लोग रह लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है सुशासन का? जब नीतीश कुमार जहां भी रहे, बिहार के विकास के लिए हमेशा उत्कृष्ट। नीतीश कुमार जहां भी रहे वो शासन जो है सुशासन का हो जाता है, चाहे वो आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ। देखिए, आज जरूरत है बक्सर के विकास की। जो भी आया, वो चाहे बीजेपी वाले हों, बीजेपी वाले आए तो श्री राम जी को बेच करके गए। यहाँ पर जो सांसद महोदय थे, उन्होंने बोला कि ये शिक्षा स्थली है राम की, मैं राम की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाऊंगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि श्री राम के नाम पर मैं एक यूनिवर्सिटी खोल दूं, वो इन्होंने कभी नहीं कहा। स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, यहाँ सभी पार्टी आज़ादी काल से यहाँ कोई न कोई मंत्री केंद्र में रहा है, कांग्रेस का भी, सीपीआई का भी, आरजेडी का भी, लेकिन विकास के नाम पर गौन है, बक्सर गौन है। और लोग कहते हैं कि निर्दलीय। अभी हमारे पार्लियामेंट में 6-7 निर्दलीय एमपी जीत कर गए हैं और उनका जो कार्य है वो सभी सर्वदलीय से अच्छा है। हम अपने मिशन पर आए हैं। मिशन पे है। अब मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूँ। चलिए, जगह बनाइए, हटिए हटिए हटिए, जल्दी फटाफट जाने दीजिए। बताइए, पीछे चलिए, हो गया। पीछे चलिए, पीछे आइए, छोड़िए। हाँ, इधर जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाया उनको बोलने दीजिए। हाँ, गर्मी से बचने की पूरी व्यवस्था आपने कर ली है, सन ग्लास भी है, गमछा सब है। हम पूछना चाह रहे हैं कि आगे सटिए, जरा कैमरे के सामने सटिए। में हम लोग 40 में 32 सीट दिए थे, नहीं 2014 में 40 में 32 सीट, और उसके बाद 2019 में 40 में से 39 सीट। ये बताएं कि ये लोग क्या किए बिहार के लिए? बो बोले हैं बिहार के लिए? बिहार का बो बोला आप लोगों ने? बीजेपी वालों से सवाल पूछा जा रहा है। किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बक्सर की जो बात है, कैमरे के सामने से हटिए महाराज, तभी तो दिख पाएगा। कोई भी हटिए इधर, साइड। सबसे बड़ी बात है कि बक्सर की जो चुनाव है, यहाँ धरातल का कोई चुनाव रहा ही नहीं है। कोई बक्सर के बारे में बात ही नहीं कर रहा। अगर आनंद मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पार्टी बक्सर के बारे में बात ही नहीं करना चाहती है। नरेंद्र मोदी की जा रही है, पार्टी की जा रही है। लोग विकास की बात कर, अब हो गया, बोलने दीजिए बाकियों को। विकास की लोग बात कर रहे हैं। विकास नहीं, 2 घंटा में हम लोग पटना चले जा रहे हैं। यहाँ रामरेखा घाट पर जाइए, पुल बना हुआ। अरे यार, बोलने तो दो। एक विकास है, एक चिल्लाने से होगा। आनंद मिश्रा क्या करेंगे? एक बक्सर में ना यूनिवर्सिटी है, ना कि मेडिकल कॉलेज है, ना कि यहाँ कोई हॉस्पिटल है। यहाँ लोग को तबियत खराब होता है। भाजपा ने क्या किया है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर भाजपा लोगों ने क्या किया है? इन्होंने बोला कि 2 घंटे में पटना पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 घंटे में पटना पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उसी हॉस्पिटल को इन्होंने 10 साल में ठीक नहीं करवाया, ताकि 2 घंटे हम जाते जाते ही डेथ कर जाए। क्या मेडिकल कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, वो बक्सर का विकास नहीं है? और पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, भाजपा वालों ने बक्सर का लूटने का काम किया है। 4 बार यहाँ पर लालमुनि चौबे सांसद रह चुके हैं। यहाँ अहमदाबाद, एक मिनट आराम से भाई, गर्मी बहुत है, ऐसे ही जल्दी आराम से बोलिए। विकास देख रहा था, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, विकास नहीं हुआ तो ऑक्सीजन हर बेड पर पड़ा हुआ है। इन लोग को हमें क्या होगा? विकास नहीं हुआ है। लोगों को, इन लोगों का नंबर नहीं आ पाया। कुछ बोलना चाह रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? 25 साल से भाजपा थी, 25 साल भाजपा। अरे हो गया, घूम के आप बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने दीजिए। हमनी के प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं थे, हमनी के बक्सर के काम बा। कौन
कर सकता है? कोई प्रधानमंत्री ले भेंट हुई है जो चिचियाता है? कौन कर सकता है आपका काम? सांसद ले भेंटे नहीं के तो प्रधानमंत्री से भेंट कहाँ से हुई? ये जब मैं छोटा है गोल बस देखिए, इनकी पीड़ा समझिए, सांसद से ही मुलाकात नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री जब अरे रहो यार, बक्सर को विकास केवल और केवल जो ठेकेदार आए थे, रहो प्रधानमंत्री आए तो क्या बोले थे? भाइयों बहनों, मंदिर बना, गोली चला, मर्डर हुआ, ये कोई विकास है? हाँ, तेज 4 दिन पहले मोदी जी से भेंट हुई है, 4 दिन पहले मात्र, 4 दिन पहले मोदी जी का अब क्या बोले? बक्सर क्या नहीं बोले? बक्सर के सब बोले। हो गया यार, देखिए, दोनों पार्टी है ना, ये अपना पीढ़ी दर पीढ़ी संपदा अर्जित करने का एक सुगम साधन बना लिए हैं राजनीतिक क्षेत्र। सुन लीजिए, एक राजनीतिक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संपदा अर्जित करने का एक सुगम साधन बना लिया है। हम लोग को निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं। आनंद मिश्रा जिंदाबाद। अच्छी बात है, नारे वारे आप लोग लगाइए, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। अच्छी सरकार चुनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। फिलहाल बक्सर से इस कार्यक्रम में इतना ही। कल वाराणसी की जनता से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। जरूर मेरे साथ देखिएगा। चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।